नमस्कार दोस्तों। आगे की सोच। हम लोगों को हमेशा आगे की तरफ सोचना चाहिए और आगे की तरफ देखना चाहिए। जो अपने पास्ट की तरफ देखता है और सोचता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। यही मेरे जीवन का समझ है। मेरे जीवन का 90% समय इसलिए बर्बाद हो गया कि मैं हमेशा सोचता था पास्ट के बारे में। ये हो गया, ये मैं था, ये नहीं होता तो अच्छा था, वगैरह वगैरह। और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मेरा जीवन मुश्किल से 5-10% तक ही खिला, बाकी 90% मेरा जीवन मुरझा गया है। तो आज मैं आप सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आगे की सोच। दादा कोंडके साहब की फिल्म थी, शायद 1985 में आई थी, आगे की सोच। कितना बढ़िया टाइटल है उनका कि हमेशा आदमी को लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखना चाहिए। थिंक फॉरवर्ड, आगे की तरफ सोचना चाहिए। लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखना चाहिए। आदमी को अगर सोचना ही है तो फ्यूचर की तरफ देखिए, फ्यूचर को सोचिए। आज मुझे दो लोग विशेष करके याद आ रहे हैं जिनका ये सबसे बड़ा स्वभाव था। हमेशा वो लोग आगे का सपना देखते थे, क्या करना है लाइफ में। मेरा एक भाई रिश्तेदार है, वो मैट्रिक में 3rd डिवीजन से पास किए थे। बात है 1985-86 के आसपास की बात है। और मैं मैट्रिक 1st डिवीजन से पास किया हूँ। अब मैं मैट्रिक 1st डिवीजन से पास किया हूँ, मैं कहाँ हूँ वो आपको दिख रहा है। और जो मैट्रिक 3rd डिवीजन से पास किए थे वो मेरे भाई इतना दुखी थे कि वो 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटे ही रह गए। कोई भी उनके परिवार में देखता था तो सोचता था चलो पास तो हो गया, लेकिन 3rd डिवीजन। इस उपहास के चलते कि लोग हंसेंगे उनके ऊपर या थोड़ा बहुत हंसते भी होंगे, सबको बुरा लगा कि ये 3rd डिवीजन से पास किए हैं। 3-4 दिनों के बाद वो उठे, अब जानबूझकर निकले या बाहर निकले, और कहीं 3-4 किलोमीटर दूर आगे एक जगह है, वहाँ पर ग्राउंड में पुलिस का भर्ती के लिए रेस हो रहा था। ये बात 1985 की है। उन दिनों नौकरी मिलना थोड़ा सा आज से आसान था। उस समय सीधा प्रक्रिया था, लाइन में खड़े हो गए और अपना नाम लिखवा दिए। रेस हुआ और दौड़ में उन्होंने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा निकाल दिया। जो 3 दिन से बिस्तर पर थे, शायद भूखे प्यासे भी कह सकते हैं उनको हम, और कि वो 3rd डिवीजन से पास हो गए थे, जिसका उन्होंने सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन उन्होंने उस दौड़ में निकाल लिया और वो दौड़ में सेलेक्ट हो गए। आज वो एक CISF ऑफिसर है। जरा सोचिए, एक मैट्रिक 3rd डिवीजन करने वाले मेरे भाई आज सरकारी नौकरी पर हैं, और मैं मैट्रिक 1st डिवीजन से पास करने वाला आदमी गुड फॉर नथिंग, यानी बेकार आदमी हूँ। मैं हमेशा से ये बात सोचता रहता था कि ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए। इस था को उठाकर ज़िंदगी से अगर मैं फेंक पाता तो आज बात कुछ और होती। पर आप सबके लिए मेरा यही आज का संदेश है। हमेशा, एक तो भविष्य भी न सोच सके तो बहुत महान बात है, लेकिन अगर सोचना ही पड़े तो पास्ट 0% सोचिए। जो बीत गया वो बात गई, सब जानते हैं, और जो बीत गया उसको हम बदल ही नहीं सकते, तो फिर क्यों सोचते हैं। लेकिन मेरे पास पास्ट सोचने के सिवा कुछ रहता नहीं था। और इसको ऐसे भी डिफाइन किया ओशो ने, जो हमेशा भविष्य की सोचता है वो बच्चा है। जो हमेशा पास्ट की सोचता है, मैं ये था, मैं वो था, वो बूढ़ा है। और जो वर्तमान में रहता है वो नौजवान है। तो चलिए, अगर हमें रहना ही पड़े तो वर्तमान में रहेंगे या फिर भविष्य की तरफ रहेंगे। मुझे दूसरा साथी जो याद आ रहा है आज, वो 1990 के दौरान वो एक ट्रक में खलासी हुआ करता था। ट्रक में खलासी हुआ करता था, पढ़ा लिखा नहीं था, शायद 8वां 9वां ऐसा कुछ उसकी पढ़ाई थी। वो हमको, उसने बोला कि भैया हमको इंग्लिश सिखा दीजिए, और मैंने उसको इंग्लिश सिखाने के लिए थोड़ा बहुत, हार्डली 1% मेहनत किया उसके ऊपर में। फिर वो मेरे साथ मुंबई आया 1995 में, और 2017 में उसने मुझे फ़ोन किया, दिवाली के दिन, 2017 की दिवाली के दिन फ़ोन किया कि भैया आप कहाँ हैं। तो मैंने उसको बोला कि भैया मुंबई में ही हैं। तो उसने कहा कि आइए हम लोग दिवाली मना रहे हैं, करण जौहर के ऑफिस में आ जाइए। मुझे लगा ये लड़का, जो कि एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर था, कम पढ़ा लिखा लड़का,
आज वो करण जौहर के पास एक अच्छे पोस्ट पर था, शायद प्रोडक्शन कंट्रोलर या ऐसे ही कुछ था। मुझे उसने बुलाया दोपहर में 1 बजे के आसपास, और जब मैं करण जौहर साहब के ऑफिस पहुंचा तो वहाँ हम तो नए स्टार्स को पहचानते नहीं थे 2017 में, तो उसी ने बताया कि भैया ये वरुण धवन है, जो बाद में मैंने उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाई थी, और ये आलिया भट्ट है, नई हीरोइन है, और ये सिद्धार्थ मल्होत्रा है, और ये करण जौहर साहब को भी उसने दिखाया कि हम लोग सब एक कमरे में, एक हॉल में समझिए कि भोजन कर रहे थे, दोपहर का लंच था। मैं वहाँ पर लंच लेते समय सोच रहा था, उसने बोला कि भैया जो लंच है ये 2000 से ऊपर का है। खैर जो भी था, वहाँ मैंने देखा उस ऑफिस में, जब मैं हाथ धोने गया तो नल खोलने का कोई व्यवस्था ही नहीं दिखे, तो उसने मुझे बताया कि ये सेंसर लगा हुआ है, आप हाथ ऐसे करें पानी आ जाएगा। वो लड़का वो मुझे बता रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। ये होता है आगे सोचने वाले की टेंडेंसी। 3 दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया था, उसने वीडियो कॉल पर दिखाया था। अब उसके पास अपना 2 फ्लैट है, अपनी कार है, और इस समय वो विक्रम भट्ट जो डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ कुछ काम कर रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भविष्य में देखने वाला आदमी ही आगे बढ़ता है। हम लोग को अपना सोच हमेशा भविष्य में बना कर रखना चाहिए। हमेशा ये सोचें कि लाइफ में करना क्या है। हमेशा सोचिए कि पैसे कमाने चाहिए, वो अपने भी काम आता है, दूसरे के भी। टारगेट बड़ा, और केवल टारगेट के विषय में सोचें। अगर सोचना ही है तो ये सोचें कि मेरा टारगेट क्या है, उसको कैसे अचीव करना है। तो इन 2 लोगों के उदाहरण से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आगे की सोच, हमें हमेशा आगे की तरफ सोचना चाहिए। जो मेरे गुरुदेव हैं, ओशो हैं, जिन्होंने हम लोग को बहुत कुछ बताया, और उन्होंने हमेशा कहा कि वर्तमान में रहो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम वर्तमान में नहीं भी रह पाए तो आगे की तरफ सोचिए। और एक तीसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपको। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो लड़का कम से कम महीनों तक पैर में उसके चप्पल नहीं थे, खाली पैर स्कूल जाता था और आता था। मैंने देखा है कि उसके पास, जब वो अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था, उसके पास पैर में चप्पल नहीं थे, खाली पैर आता था और जाता था। बाद में वो साइकिल पर सामान रख करके वो डिलीवरी करता था दुकान दुकान। और 10-20 साल के बाद आज वो 12 लाख की कार में घूमता है। कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आता है, जिन लोगों के भी दिमाग में टारगेट है, आगे की सोच है, आगे देखने की आदत है, पैसे की थोड़ी सी लालच कर लीजिए तो भी चलेगा, लोभ बुरा नहीं है यहाँ पर। अगर पैसे का लोभ है, लालच है, महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है, तो सही है। मेरे जीवन में बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, जिन्होंने 5 रुपया से या 10 रुपया से लेकर के लाखों की यात्रा की। अब इस कहानी के अंत में बस मैं इस बात को यही खत्म करना चाहता हूँ। आपको बता देता हूँ कि ओशो कैसे एक दिन में लखपति बने थे। ये बात थी 1970 के आसपास की, जब वो मुंबई के चर्चगेट मैदान में गीता पर प्रवचन करने वाले थे। 10 दिन का कार्यक्रम था। तो क्रॉस मैदान या आज़ाद मैदान जो चर्चगेट के बगल में है, उसका किराया, बिजली का बिल, लाउड स्पीकर, तंबू, अरेंजमेंट, स्टेज का खर्च, सारे जोड़ करके लाखों में बजट बन गया। लगभग 10 लाख का खर्च आ रहा था, या ऐसे ही कुछ था। तो ओशो के जो नज़दीकी लोग थे, ईश्वर भाई थे, जिनके साथ हम भी रह चुके हैं, सभी लोगों ने कहा कि अगर 1-1 लाख रुपया अगर 10 आदमी मिला दे तो 10 लाख हो जाएगा। ओशो ने कहा कि 1-1 लाख रुपया 10 आदमी दे दे, ये उतना आसान नहीं है, जितना आसान ये है कि जितने भी लोग प्रवचन सुनने आएंगे उस क्रॉस मैदान में, उसके एंट्रेंस और एग्जिट के पास, जहाँ से लोग प्रवेश करेंगे और निकलेंगे, वहाँ पर ओशो के सन्यासी खड़े रहेंगे, जिनके हाथ में एक चादर होगा, और वो लोगों से कहेंगे कि 1 रुपया इसमें डाल दीजिए, क्योंकि प्रवचन 10 दिन का है। धार्मिक काम जो होते हैं किसी के पॉकेट मनी से हो, उससे अच्छा होता है कि जनता के, भक्तों के सहयोग से होता है। आज भी हमारे पाथर धनबाद में जो यज्ञ हुआ 2 दिन पहले, कोई भी यज्ञ हो या प्रवचन हो या कथा हो, लोगों के सहयोग से होता है। तो अगर लोग 1 रुपया देते हैं वो ज़्यादा उचित है। यज्ञ में भी हमने दिया, वहाँ भी ओशो ने कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति या इच्छुक व्यक्ति अगर 1 रुपया देता है तो काम हो जाएगा। लोगों को थोड़ा आइडिया तो समझ में नहीं आया कि 1 रुपया से क्या होता है। लेकिन जब पहला दिन ओशो ने प्रवचन किया
और उन्होंने कहा कि जो लोग भी यहाँ है, वो 10 दिन का प्रवचन है, कृपया एक दिन 1 रुपया, इसको कोई फोन आ रहा है, ओशो ने कहा कि 1 रुपया आप लोग वहां दे दीजिए, क्योंकि 10 दिन का प्रवचन है। पहला दिन कहा जाता है कि 2.5 लाख रुपया के आसपास का कलेक्शन हुआ था। सोचिए, एक दिन में 2.5 लाख रुपया का कलेक्शन हुआ था। ओशो जैसा आदमी कर सकते हैं ऐसा। और जब वो लोग वहां से प्रवचन सुन गए, मैंने भी गीता का प्रवचन बार बार सुना है, जो लोग भी यहाँ से गए अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बताए कि गीता पर बड़ा अद्भुत समझा रहे हैं ओशो, कृष्ण भगवान के विषय में बता रहे हैं। अगले दिन लोगों की भीड़ दुगुनी हो गई होगी। समझिए कि 5 लाख लोग अगले दिन पहुंच गए, तो अगले दिन कमाई कितनी हो गई होगी? 5 लाख। और 10 दिन में जोड़िए तो 20 लाख पार। तो ओशो जैसा आदमी अगर 10 दिन में 20 लाख रुपए खड़े कर सकते हैं, इसके असली राज है उनका सोच। एक कोई बुक भी है, राइटर का नाम याद नहीं है, थिंक बिग, बड़ा सोचिए। मैं 2-3 किताब आप लोगों को पढ़ने का सलाह दे सकता हूँ। एक बुक मैंने पढ़ा था, पुअर डैड रिच डैड, वो आप सभी को पढ़ना चाहिए। दूसरी किताब जो है द सीक्रेट, रोंडा बर्न का, वो हमें पढ़नी चाहिए। तीसरी है थिंक बिग। और हिंदी में बात समझिए, अगर हमारी सोच बड़ी है तो हमारा जीवन भी बड़ा होगा। मुझे याद है 1991 में कहीं पर कंपटीशन सक्सेस रिव्यू का एडिटोरियल में लिखा हुआ था कि सक्सेस स्टार्ट्स विथ आइडिया। कामयाबी सोच से शुरू होती है। अगर हमारी सोच सही दिशा में है तो हमें कामयाबी मिलेगी। और मैं आज से आप सभी को कहना चाहता हूँ, आपके बीच में हूँ, भगवान ने चाहा तो हमेशा रहूँगा या आगे भी रहूँगा। मैं ये अपने ऊपर करके दिखाना चाहता हूँ कि मेरी सोच आज से, अभी से आगे की तरफ है। मैं जीवन में सफलता चाहता हूँ, धन चाहता हूँ, आप सभी का प्यार चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए। हम लोग कल फिर बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद मुझे अपना समय देने के लिए। धन्यवाद।